क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, स्टार्ट किया था ह्यूमन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम। और वहाँ पे मैंने बताया था कि ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन का जनरल केसेस में सारे जितने भी हायर कॉर्डेट्स हैं, जितने भी कॉर्डेट एनिमल्स हैं, उनमें यही सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं। इनमें जो फर्स्ट होता है वो होता है हार्ट, ठीक है। फिर होता है ब्लड वेसल्स एंड जो थर्ड वन होता है वो होता है ब्लड, ठीक है। और हम लोगों ने ब्लड्स को पढ़ना स्टार्ट किया था और ब्लड के कंपोनेंट में मैंने तुम्हें बताया था कि ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक मैट्रिक्स होता है, एक मैट्रिक्स जो कि बाद में मैंने बताया था मैट्रिक्स का क्या नाम है, प्लाज्मा नाम है, ठीक है। और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट के 3 कंपोनेंट बताया था। कौन कौन सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था। और प्लाज्मा के बारे में हम लोगों ने 2-3 बातें समझी थी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग को यहाँ पे जो पढ़ना है वो पढ़ना है आरबीसी। क्या पढ़ना है? आरबीसी। देखो 9th क्लास में तुमने ये ब्लड टिश्यू पढ़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं इसको रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें 9th क्लास से तुमसे पूछ लेंगे, ब्लड के बारे में पूछ लेंगे, मैं बताऊंगा नहीं तो कहोगे बताया नहीं था। एक्चुअली में तुम्हारा जो क्वेश्चन अगर आरबीसी या डब्ल्यूबीसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो एक्चुअली वो 9th के रेफरेंस में पूछा जाता है। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स होता है। कहाँ पे बनता है आरबीसी? आरबीसी कहाँ पे बनता है? फॉर्म्ड इन, बोलो कहाँ पे बनता है? बोलो। कुछ दिमाग दौड़ाओ। चलो देखो, आरबीसी जो होता है वो आरबीसी बनता है बोन मैरो में। यानी कि अगर पूरे के पूरे ब्लड के कंपोनेंट की बात करें तो ब्लड के कंपोनेंट का जो आरबीसी वाला हिस्सा है वो कहाँ पे बनता है? बोन मैरो के अंदर, ठीक है। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्र। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? कब्र। यानी कि जहाँ पे जाके वो अपना पूरा लाइफ स्पान सर्वाइव करने के बाद जहाँ पे जाके वो डेड होते हैं या डिस्ट्रॉय होते हैं उसको हम ग्रेवयार्ड कहते हैं। और बॉडी में बहुत सारे पॉइंट पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्प्लीन। क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं उसको। स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी जहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? बॉडी के पार्ट को स्प्लीन। तो जो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ? बोन मैरो के अंदर। और आरबीसी का डेथ कहाँ पे हुआ? स्प्लीन के अंदर। आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है, मतलब इसके बर्थ से लेके इसके डेथ के बीच का टाइम, वो होता है 120 डेज। कितना होता है? 120 डेज, 120 दिन, ठीक है। 120 दिन आरबीसी का जो सेल होता है वो लिविंग रहता है और उसके बाद वो डेड कर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। आरबीसी का कलर रेड क्यों है? बोलो, आरबीसी का कलर रेड क्यों है? आरबीसी इज रेड कलर या आरबीसी appears red due to presence of क्या? हीमोग्लोबिन। क्योंकि ये हीमोग्लोबिन बहुत कॉम्प्लेक्स एक मॉलिक्यूल है, जिस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ प्रोटीन और कुछ आयरन, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। प्रोटीन और आयरन मिलके क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से आरबीसी का कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। और हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है? ऑलरेडी रेड, क्योंकि रेड, इसी के रेड कलर की वजह से आरबीसी किस कलर का दिखता है? रेड कलर का, ठीक है। हीमोग्लोबिन have ferrous, Fe
इन इट्स स्ट्रक्चर। देखो कभी कभी वो तुमसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि किसी ऐसे मॉलिक्यूल का नाम बताइए, या क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल एक केमिकल कंपाउंड है, क्लोरोफिल क्या है, केमिकल कंपाउंड है, उस क्लोरोफिल के कोर के अंदर कौन सा मेटल एलिमेंट पाया जाता है, पढ़ाया बताया गया होगा, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। ऐसे ही तुमसे क्वेश्चन वो पूछ लेंगे हीमोग्लोबिन के कोर में कौन सा मेटल एलिमेंट पाया जाता है, तो कौन सा मेटल एलिमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। कौन सा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन से रिलेटेड, तो जनरली हीमोग्लोबिन क्या होता है, फेरस और प्रोटीन का एक कंबाइंड मॉलिक्यूल है। अब एक चीज समझो, आरबीसी ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड in combined state with hemoglobin, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो ऑक्सीजन है, ये हीमोग्लोबिन के साथ वहां जाके उससे अटैच हो जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, और उसी जुड़े हुए फॉर्म में आरबीसी जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। बात समझ में आ गई, बोलो। ये बात तो समझ में आती है ना, आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। इन एक्चुअल में जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी के हीमोग्लोबिन से जाके जुड़ जाता है, और आरबीसी चलता है उसके साथ हीमोग्लोबिन, और उसके साथ ऑक्सीजन चल रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी जाके हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हीमोग्लोबिन के साथ साथ आरबीसी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है। क्लियर है? तो ये कुछ बातें आरबीसी के बारे में जो आपको यहाँ पे जाननी थी। एक दो बातें और हैं, इसको फटाफट लिखो, फिर मैं आगे मिटा के उसको लिखता हूँ। ऊपर मिटा दूं ये, चलो। मैच्योर आरबीसी इज इन्यूक्लिएट, मैच्योर आरबीसी इज इन्यूक्लिएट। अब ये लाइन का मतलब क्या है? देखो, इन्यूक्लिएट का मतलब होता है डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। शब्द थोड़े भारी भरकम लग सकते हैं, लेकिन जरूरी है एग्जाम में अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस का मतलब कि जब आरबीसी मैच्योर होता है, स्टार्टिंग में आरबीसी जब अभी नया नया बना होता है और अंडर डेवलपमेंट होता है, तो उस टाइम पे आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। आरबीसी भी एक सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही होगा। तो आरबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस स्टार्टिंग में जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस टाइम पे प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही जो आरबीसी होता है वो मैच्योर होता है, जब वो फंक्शनल होता है, मैच्योर होता है, तो उस टाइम पे आरबीसी अपने न्यूक्लियस को लूज कर देती है। अपना न्यूक्लियस क्या कर देती है, लूज कर देती है। मतलब आरबीसी का जो न्यूक्लियस है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आरबीसी, जो मैच्योर आरबीसी होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट होता है। अब देखो यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन जब वो पूछेंगे तो क्वेश्चन तुम पे से किस किस वर्ड से पूछेंगे, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस पूछेंगे, ठीक है। तुमसे ई न्यूक्लिएट पूछेंगे, तो ई न्यूक्लिएट का मतलब ये एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस का मतलब ये एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, और एक सीधा साधा शब्द में पूछ लेंगे एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। कि ब्लड के कौन से कंपोनेंट में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ब्लड का कौन सा कंपोनेंट ई न्यूक्लिएट होता है, ब्लड का कौन सा कंपोनेंट डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस होता है। बात समझ में आ गई? तो तीन तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उस तीनों का आंसर क्या होगा, आरबीसी होगा। ऐसा क्यों करते हैं, वो तुमसे पूछ लेंगे कि कौन से कंपोनेंट में ब्लड के न्यूक्लियस नहीं होता है, और वो अगर न्यूक्लियस नहीं होता है तो ऐसा क्यों होता है। भाई कोई भी चेंज बॉडी के अंदर क्यों लेके आते हैं, कोई ना कोई फंक्शन करने के लिए। देखो इनको काम, इनका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना है। काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। अब ये मान लो कि आरबीसी का सेल इतना बड़ा एक सेल है, इस सेल के अंदर इतना बड़ा न्यूक्लियस पहले से ही रखा हुआ है, ठीक है। अब इतने बड़े न्यूक्लियस के अंदर तुम ऑक्सीजन लेके जाओगे, इसमें हीमोग्लोबिन पहले से होता है, इसमें तुम कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाओगे। तो ये जो स्पेस ऑक्युपाइड है, इस स्पेस ऑक्युपाइड स्पेस की वजह से उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और उतना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन न्यूक्लियस के रहते नहीं हो सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का
ट्रांसपोर्टेशन कर सके आरबीसी, इसलिए वो क्या करता है, अपना न्यूक्लियस लूज कर देता है ताकि यहाँ पे स्पेस उसको ज़्यादा मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या कर सके, ट्रांसपोर्टेशन कर सके। आई बात समझ में? क्लियर है? बोलो। अभी ऐसे बहुत सारे तुमको अलग अलग टिश्यूज पढ़ाऊंगा, जब जाइलम फ्लोएम पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल तुम्हें मिलेंगे। आगे बात समझ में? मिटा दे इसको। चलो, आरबीसी को एक और नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एरिथ्रोस का मतलब होता है रेड और साइट का मतलब होता है सेल। एरिथ्रोस का मतलब क्या होता है बेटा? रेड, और साइट का मतलब क्या होता है? सेल। तो रेड सेल होता है इसलिए उसका नाम एरिथ्रोसाइट भी वहां पे है। क्लियर? बोलो। तो आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। जहाँ पे एरिथ्रोस का मतलब होता है रेड और साइट का मतलब तुम्हें पहले से पता है सेल। ठीक है, तो रेड सेल होता है इसलिए उसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। मिटा दे इसको। तो ये आरबीसी रहा अभी तुम्हारे ब्लड का एक कंपोनेंट। दो कंपोनेंट तुमने डिस्कशन में ले लिया, अभी तुमको पढ़ना है डब्ल्यूबीसी और फिर प्लेटलेट्स। फुल फॉर्म डब्ल्यूबीसी का, व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स। इसको एक और नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से। किसके नाम से? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोस का मतलब होता है कलरलेस और वाइट, ठीक है, और साइट का मतलब क्या होता है? सेल्स। तो ल्यूकोसाइट भी कहते हैं इसको। जो आरबीसी होता है, सॉरी, जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी यहाँ पे तुमको, हाँ चलो, डब्ल्यूबीसी जो होता है, इस डब्ल्यूबीसी का जो नंबर होता है ब्लड के सेल्स में वो 6000 to 8000, 6000 to 8000 जो सेल्स होंगे पर mm³ होगा। क्या होगा? पर mm³। तो मतलब अगर जैसे तुमने कभी ब्लड का रिपोर्ट देखा होगा, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट देखा होगा, तो वहाँ पे तुम देखोगे तो वहाँ पे दो कॉलम बना होता है। एक कॉलम जो स्टैंडर्ड होता है कि भाई इतना होना चाहिए कोई भी चीज़, और एक कॉलम क्या होता है जो तुम्हारा एक्चुअल का रिपोर्ट होता है। तो जब उसमें देखोगे तो तुम्हें दिखाएगा कि एक स्टैंडर्ड, एक हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर जो डब्ल्यूबीसी का अमाउंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 6000 to 8000 पर mm³ होना चाहिए। क्लियर? अभी समझो यहाँ पे नेक्स्ट, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं जाननी है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, ये तो तुम्हें ऐसे ही पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एब्सेंट होता है। इस वजह से ये किस कलर का दिखता है? वाइट कलर का। ठीक है, ये जो डब्ल्यूबीसी है इसका फंक्शन क्या है? डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है? डब्ल्यूबीसी सबसे पहले प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी। क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम पे है लोगों को। इम्यूनिटी क्या होता है? व्हाट इज इम्यूनिटी? डिजीज से लड़ने की क्षमता, जो इनबिल्ट बॉडी का जो कैपेबिलिटी होता है डिजीज से फाइट करने की, उसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। तो बॉडी के अंदर जो हमारी इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी किसकी वजह से है? डब्ल्यूबीसी की वजह से। किसकी वजह से है? डब्ल्यूबीसी की वजह से। ठीक है, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी के सेल्स हैं, यही सेल्स जब हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट जब हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो उस पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से फाइट कौन करता है? डब्ल्यूबीसी फाइट करता है। कौन फाइट करता है? डब्ल्यूबीसी। क्लियर? चलो यहाँ पे कुछ बातें और। जो डब्ल्यूबीसी है, इस डब्ल्यूबीसी में देखो, इस डब्ल्यूबीसी में 5 तरह के सेल्स होते हैं। कितने तरह के सेल्स होते हैं? 5 तरह के। नाम याद रखना चाहो तो नाम याद रख सकते हो। 5 तरह के सेल्स होते हैं, जिनमें एक होता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स। दूसरा होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट, इशनोफिल, बेसोफिल। ये 5 तरह के सेल्स डब्ल्यूबीसी, ये 5 तरह के
सेल्स फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है WBC। यानी WBC का जो फॉर्म हो सकता है वो या तो न्यूट्रोफिल के फॉर्म में होगा, या फिर लिम्फोसाइट के फॉर्म में होगा, या मोनोसाइट के फॉर्म में होगा, स्नोफिल के साइड में फॉर्म में होगा, और बेसोफिल के फॉर्म में होगा। क्लियर है? ये सब के सब क्या है, ये जो जितने भी नाम मैंने लिखे ये सब के सब हैं क्या, इन एक्चुअल में ये सब के सब क्या हैं, WBC हैं। हाँ, WBC का जब फंक्शन और थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उनको एक स्पेसिफिक नाम हम वहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, ये जो लाइन मैंने लिखा है, ये जो पूरा लाइन लिखा है, ये लाइन में कुछ ऑर्डर है। सबसे ज्यादा RBC किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, WBC न्यूट्रोफिल के फॉर्म में, उससे कम लिम्फोसाइट के फॉर्म में, उससे कम मोनोसाइट के फॉर्म में, उससे कम इसिनोफिल के फॉर्म में, और सबसे कम बेसोफिल के फॉर्म में। क्लियर है? सबसे कम बेसोफिल के फॉर्म में। फंक्शन जानना चाहोगे इनका, लिखवा दें या रहने दें, बोलो। तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर जानना चाहोगे तो उसके फंक्शन लिखवा देंगे, नहीं जानना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखवा दें। चलो, यहाँ पे ये जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स हैं, अच्छा ये ऑर्डर याद कैसे रहेगा तुमको, हमको कैसे याद है, तुमको कैसे याद रहेगा, कैसे याद रहेगा? अच्छा, फिर हाँ, फिर ये यही ऑर्डर होता है क्या अल्फाबेट में? उल्टा भी तो नहीं आएगा ना, कैसे आएगा उल्टा? हाँ 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 हाँ, वो सीक्वेंस नहीं हो पाएगा। चलो, ये कुछ नाम याद आ रहा है इससे, इससे कोई एक नाम बना लो। मैंने जो बनाया क्या बनाया है, ठीक है, 3 तो ऐसे ही याद हो गए, सीक्वेंस है ना, 3 तो ऐसे ही याद हो गए। पंजाबी लोग एक वर्ड यूज करते हैं, इथे, इथे का मतलब यहाँ, और बसों से बस नेपाली शब्द है। बस क्या है, नेपाली शब्द है। बस का मतलब होता है बैठना, बस का मतलब क्या होता है, बैठना। तो नीलम इथे बस यहाँ बैठो, इससे तुम लोग याद रख सकते हो। एक्चुअल में देखो, ऐसे बहुत सारे न्यूमोनिक मेरे पास हैं जिससे तुमको सीक्वेंस याद रखने में हेल्प मिलेगा, लेकिन सीक्वेंस तभी याद हो पाएगा जब तुम इन सब का नाम याद रखोगे। इन सब का नाम तुमको ऑर्डर में नहीं, ऐसे याद होना चाहिए, फिर जाके इस न्यूमोनिक के हेल्प से तुम क्या करोगे, उसको ऑर्डर में लेके आओगे। ठीक है, 3 तो ऑर्डर तुमको ऐसे ही याद हो गए, फिर ई फिर बी, बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो फंक्शन देख लेते हैं, ये न्यूमोनिक बाद में, फंक्शन देख लेते हैं। ये जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स हैं NNM, ये दोनों फैगोसाइटोसिस करते हैं। ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस। ये फैगोसाइटोसिस क्या होता है, किसी को पता है क्या? टेकिंग ऑफ फूड। ये कुछ जमा नहीं, मतलब मैं भी फैगोसाइटोसिस करता हूँ क्या, खाना तो मैं भी खाता हूँ। फिर चलो देखो, जब भी कोई सेल अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करती है, किसी सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करती है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि मानो ये एक सेल था, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कोई सॉलिड ऐसे मटेरियल रखा हुआ था, सेल मूव करके गया, इसने इस सॉलिड मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर एंट्री करा रहा है मेम्ब्रेन के थ्रू। तो अगर कभी भी कोई सॉलिड मटेरियल इनगल्फ करेगी तो उस सॉलिड मटेरियल के इनगल्फ करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो जो हमारा न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स है, ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट बॉडी के अंदर फैगोसाइटोसिस करते हैं किन चीजों का? फैगोसाइटोसिस करेंगे बैक्टीरिया का, फैगोसाइटोसिस करेंगे वायरस का। भाई इनका काम क्या है WBC का? फाइट करना। तो बैक्टीरिया गया उसको खा लिया, वायरस गया उसको खा लिया, ठीक है, तो ये सब काम करेंगे। या बॉडी के अंदर अगर कोई अनवांटेड मटेरियल चला गया, टॉक्सिक मटेरियल चला गया, अनवांटेड मटेरियल चला गया, क्रिस्टल चला गया बॉडी के अंदर, तो उन सारी चीजों का फैगोसाइटोसिस कौन करेगा? न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स। क्लियर है? लिम्फोसाइट 2 तरह के होते हैं, एक होता है T लिम्फोसाइट, ठीक है, और एक होता है B लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट और एक
बी लिम्फोसाइट। तो ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। वहाँ बॉडी के अंदर जो अलग अलग तरह के जो इम्यूनल रिस्पॉन्स या जो केमिकल रिलीज करना होता है, एंटीबॉडी रिलीज करना होता है, वो एंटीबॉडी कौन रिलीज करता है? लिम्फोसाइट। और वो एंटीबॉडी बॉडी के अंदर क्या करती है? फाइट करती है किससे? डिजीज कॉजिंग एजेंट से। ठीक है, ये जो बेसोफिल है ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ये क्या कॉज करता है? इन्फ्लेमेशन। जैसे मैंने तुमको याद करो एक बार बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को जब फीवर होता है, क्या होता है? फीवर होता है, तो हम तुरंत क्या करते हैं? मेडिसिन लेते हैं, फीवर टेम्परेचर क्या हो जाता है? हमारे बॉडी का डाउन हो जाता है। उसी टाइम पे मैंने तुम्हें बताया था कि कभी कभी ऐसा करना होता है कि जब हमारे को जब फीवर हो तो हमको तुरंत वहाँ पे मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, तुरंत हमको मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। कुछ टाइम तक वेट करना चाहिए, 1-2 दिन, 8 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, जितना तुम कर सकते हो वेट करो। क्योंकि वो जो बॉडी का टेम्परेचर जब तुम्हारा रेज होता है या हेडेक होता है, तुम्हें इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, वो सिम्टम्स इन द रिस्पॉन्स ऑफ WBC होता है। WBC को अगर कहीं पे कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट से फाइट करना होगा तो वो फाइट करेगी तो बॉडी के अंदर चेंज तो आएगा ही। फाइट करने के लिए क्या करेगी? बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगी तो उस पर्टिकुलर बॉडी के इंक्रीज टेम्परेचर के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर गया होगा वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सॉरी, WBC ने क्या किया कि टेम्परेचर इंक्रीज किया तुम्हारे बॉडी का, ताकि जो बैक्टीरिया वायरस तुम्हारी बॉडी के अंदर गया उसको डेड कर सके, किल कर सके। बात समझ में आ गई? और तुमने क्या किया? मेडिसिन लेके उस टेम्परेचर को डाउन कर दिया। तो WBC का जो रिस्पॉन्स था वो क्या हो गया? वहां पे खत्म हो गया। तो इसलिए जो इन्फ्लेमेशन वाला काम होता है वो कौन करता है? बेसोफिल करता है। बात समझ में आ गई? और ये जो इसिनोफिल है, ये इसिनोफिल बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। और ये इसिनोफिल के जो इसिनोफिल है वो बॉडी के अंदर जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, क्या होते हैं? एलर्जिक रिएक्शन। वो एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एसिनोफिल होता है। तो तुम्हें बेसिकली यहाँ पे 3 चीजों का फंक्शन याद रखना है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इन दोनों के फंक्शन बहुत कम पूछे जाते हैं। क्लियर है? WBC समझ में आ गया? किसी को ना समझ में आया तो पूछ सकते हो, फिर मिटाएं, आगे चले। मिटा दे? लास्ट यहां पे बचता है तुम्हारा क्या? बोलो। देखो, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट वो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अभी देखो यहां पे प्लेटलेट्स, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, ये प्लेटलेट्स एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स का नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 150,000, मतलब 150,000, यानी कि 1,50,000 है, 1.5 लाख। ठीक है, से 300,000 यानी कि 3 लाख। क्लियर? इतना नंबर होना चाहिए पर mm³। ये जो प्लेटलेट्स हैं, ये प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। क्या कहते हैं उनको? मेगा कैरियोसाइट्स, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बोन मैरो के अंदर। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बोन मैरो के अंदर। वहाँ मेगा कैरियोसाइट ही क्या प्रोड्यूस करती है? प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये जो प्लेटलेट्स है इसका काम क्या होता है? फंक्शन बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है। प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है? ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करती है। क्या करती है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का क्लॉट बनाती है। अब ये ब्लड क्लॉट क्या है भाई? कहीं पे अगर तुम्हें कहीं पे इंजरी हो जाए या कहीं पे अगर बॉडी के किसी पार्ट में कहीं कट लग जाता है तो देखते हो कि कुछ टाइम के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद, वहाँ पे एक ब्लैक या ब्राउन कलर का वहाँ पे एक डिपोजिशन हो जाता है। उस दैट पर्टिकुलर डिपोजिशन को हम क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉट। क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉट। वो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन कराया किसने था? प्लेटलेट्स ने कराया था। हाँ, किसने कराया था? प्लेटलेट ने कराया था। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस प्लेटलेट को पढ़ने के बाद हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक पढ़ना है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्या पढ़ना है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है? क्योंकि देखो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे 1-2 साल का पेपर जब मैं देख रहा हूँ, पिछले लास्ट 1-2 साल का पेपर, उसमें इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और वो क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं?
एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन अब तुमसे पूछा जा रहा है अनसीन पैसेज के फॉर्म में। पैसेज दे देते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं, और उस बेस्ड क्वेश्चन में तुमसे वहाँ पे ब्लड के क्लॉटिंग के पे भी क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर है? अभी नया पेपर का सेट आ रहा है, पेपर का पूरा फॉर्मेट चेंज हो चुका है। पिछले साल का पेपर डाउनलोड करना, देख लेना, मतलब उसमें क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट चेंज हो चुका है। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो आपको हमारा जो अगला हेडिंग होगा यहाँ पे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, बहुत आसान है, कोई यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं है। हाँ, थोड़े वर्ड भारी भरकम तुम्हें मिलेंगे जो तुमने इसके पहले नहीं सुने हो। ऐसे एक सीक्वेंस में तुम्हें बताता हूँ। मान लो ये किसी का बॉडी का पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे कट लग गया, बात समझ में आ गई? यहाँ पे कट लगा, तो कट लगा क्यों? इंजरी की वजह से, इंजरी की वजह से। वहाँ जैसे ही इंजरी होगी, वहाँ के जो टिश्यू होंगे वो टिश्यू क्या होंगे? डैमेज होंगे। टिश्यू क्या होंगे? डैमेज होंगे। ये जो डैमेज टिश्यू हैं, ये डैमेज टिश्यू एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। क्या कहते हैं उस केमिकल को? थ्रोम्बोकाइनेज। क्या कहते हैं उसको? थ्रोम्बोकाइनेज। ध्यान से समझना, जहाँ पे चोट लगता है, इंजरी होती है, वहाँ के जो टिश्यूज डैमेज होते हैं, वो डैमेज टिश्यू वहाँ पे एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। बात समझ में आ गई? ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है, ये थ्रोम्बोकाइनेज ब्लड में जाता है। कहाँ पे जाता है? ब्लड में। मान लो ये कोई ब्लड वेसल है यहाँ का, जहाँ पे चोट लगा हुआ है, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज हुआ, ये कहाँ चला गया? ब्लड के अंदर। इसी ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स में एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। एक मॉलिक्यूल होता है जिसको क्या कहते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। क्या कहते हैं उसको? प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये थ्रोम्बोकाइनेज जाके इस प्रोथ्रोम्बिन को चेंज करता है, यहाँ पे एक रिएक्शन कराता है, और ये प्रोथ्रोम्बिन चेंज हो जाता है थ्रोम्बिन में। किस में चेंज हो जाता है? थ्रोम्बिन में। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ध्यान से समझो, इंजरी लगी, टिश्यू डैमेज हुआ, डैमेज टिश्यू ने क्या रिलीज किया? थ्रोम्बोकाइनेज। क्या रिलीज किया? थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज कहाँ पे पहुंचा? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर पहले से क्या प्रेजेंट था? प्रोथ्रोम्बिन। क्या प्रेजेंट था? प्रोथ्रोम्बिन। इस प्रोथ्रोम्बिन को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? थ्रोम्बिन में। अब सुनो ध्यान से, जहां पे भी तुमको बायोलॉजी के अंदर किसी मॉलिक्यूल के नेम के आगे प्रो वर्ड नजर आ जाए, ठीक है, ये समझ लेना ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है? ये है इनएक्टिव एंजाइम। क्या है? इनएक्टिव एंजाइम। तो यानी कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन था ये क्या था? इनएक्टिव एंजाइम। यहाँ देखो प्रो वर्ड हट चुका है, अब ये क्या बन चुका है? एक्टिव एंजाइम। क्या बन चुका है? एक्टिव एंजाइम। क्लियर? तो थ्रोम्बोकाइनेज जो रिलीज हुआ उसने एक रिएक्शन कराया, प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर दिया? थ्रोम्बिन में। ठीक है, अब ये जो थ्रोम्बिन था इसने उसी ब्लड के अंदर एक और इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट था जिसको हमने कहा था फाइब्रिनोजन। क्या कहा था? फाइब्रिनोजन। ठीक है, याद तो पढ़ा था तुमने पेप्सिनोजन। क्या पढ़ा था? पेप्सिनोजन नहीं पढ़ा था? न्यूट्रिशन नहीं पढ़ा है यार? ये तो गलत बात हो गया ना फिर। मतलब इतना आगे का सब पढ़ा रहा हूँ ये मान के कि पीछे का तुमने पढ़ रखा है। जब पहले पूछा था तुमने कहा था सब पढ़ रखा है, अभी कह रहे हो नहीं पढ़ा है। स्टमक कुछ याद है पहले का, एर्थ क्लास में या 7th क्लास में कभी पढ़ा हो? कुछ याद नहीं है? ठीक है भाई, नहीं याद है तो फिर आगे चलते हैं, जब पढ़ाना होगा तो पढ़ाएंगे। फाइब्रिनोजन क्या है? देखो, जैसे प्रो वर्ड लगने के बाद एंजाइम क्या हो जाता है? इनएक्टिव। ऐसे ही किसी वर्ड के आगे अगर जेन वर्ड लगा होगा तो वो भी क्या होगा? इनएक्टिव होगा। वो भी क्या होगा? इनएक्टिव होगा। तो जैसे ही ये थ्रोम्बिन बना, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर दिया किस में? फाइब्रिन में। किस में कन्वर्ट कर दिया? फाइब्रिन में। बात समझ में आ गई? और ये जो फाइब्रिन था, ये फाइब्रिन ने यहाँ पे जो डैमेज टिश्यू थे, इन डैमेज टिश्यू के साथ मिलके क्या बना दिया? ब्लड क्लॉट बना दिया। तो लास्ट में जो ये फाइब्रिन मिला, फाइब्रिन प्लस डैमेज टिश्यू, डैमेज्ड टिश्यू या उसके डैमेज टिश्यू के सेल मिलके क्या बनाते हैं? क्लॉट बना देते हैं। क्या बनाते हैं? क्लॉट। तो यहाँ पे बेसिकली 3 रिएक्शन हुए हैं। पहला, यहाँ पे जो डैमेज टिश्यू थे उन्होंने एक एंजाइम या एक मॉलिक्यूल रिलीज किया जिसको हमने क्या कहा था? थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज ने ब्लड के अंदर प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर दिया? थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया? फाइब्रिन ने। ये फाइब्रिन और ये डैमेज टिश्यू दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? ब्लड का क्लॉट बना दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ऐसे होती है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड।
इसको अपने लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में लिख लो, बाकी सीट मिलेगा जिसमें नोट्स होगा वो वहाँ पे लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दें? अभी ऐसे लग सकता है कि सर बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, बहुत कुछ बता दिया, चीज़ें याद नहीं रहती हैं। पढ़ोगे एक दो बार तो चीज़ें याद भी होंगी। ऐसे तुम्हें लगता है कि याद नहीं होगा, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हो गया? अच्छा, अभी हम लोग को पढ़ना है हर्ट। क्या पढ़ना है? हर्ट। चलो, हर्ट पढ़ने से पहले कुछ इवोल्यूशनरी बातें जान लेते हैं। क्या बातें जान लेते हैं कि कभी कभी उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तुमने जब 9th क्लास में मैमेलिया पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? मैमेलिया पढ़ा था ना। उसके पहले मैमेलिया पढ़ा था, मैमेलिया पढ़ा था। मैमेलिया के पहले क्या पढ़ा था? एवीस पढ़ा था। एवीस के पहले क्या पढ़ा था? बोलो बोलो। रेप्टाइल पढ़ा था। और रेप्टाइल के पहले क्या पढ़ा था? एम्फीबिया। एंड एम्फीबिया के पहले बोलो पेसेस। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें से कुछ भी पढ़ा था, है ना, जिस हिसाब से तुम्हारा रेस्पॉन्स है। चलो देखो ध्यान से, फिशेस में क्या आते हैं? फिशेस। फिशेस में क्या आते हैं? मोस्टली फिशेस। एम्फीबिया में जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं। रेप्टाइल में जो चीज़ें रेंगते हुए क्रॉलिंग के फॉर्म में चलती हैं। एवीस में जो बर्ड्स होते हैं। और मैमल्स में जो हम लोग हैं, हम लोग जो मतलब हम लोग हैं, कुछ प्राइमेट्स जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ये सब मैमल्स में आते हैं। सुनो ध्यान। फिशेस के अंदर भी हर्ट होता है, एम्फीबिया के अंदर भी हर्ट होता है, रेप्टाइल के अंदर भी हर्ट होता है, एवीस के अंदर भी हर्ट होता है और मैमेलिया के अंदर भी हर्ट। डिफरेंस क्या है? फिशेस के अंदर जो हर्ट है वो हर्ट है 2 चेम्बर। उसके अंदर कितना चेम्बर है? 2 चेम्बर। मतलब अगर हर्ट के अंदर जाके कंपार्टमेंट देखोगे तो जो पीसेज यानी फिशेस के जितने भी हर्ट हैं उन सारे हर्ट में कितने कंपार्टमेंट मिलेंगे? 2। बात समझ में आ गई? एम्फीबिया में जो है वो है 3 चेम्बर्ड हर्ट। क्या है? 3 चेम्बर्ड हर्ट। मतलब एम्फीबिया के हर्ट में तुमको 3 चेम्बर देखने को मिलेंगे। कितने चेम्बर? 3। रेप्टाइल का हर्ट भी क्या होता है? 3 चेम्बर्ड होता है। कितना चेम्बर्ड होता है? 3 चेम्बर्ड। अभी समझ में आएगा अगर नहीं आ रहा है तो। एवीस का होता है 4 चेम्बर्ड। एवीस का क्या होता है? 4 चेम्बर्ड। और मैमल का क्या होता है? 4 चेम्बर्ड। चलो ध्यान से देखना, ये जो तुमने फिगर बनाया है, यही फिगर तुमको एग्जाम में अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ लें कि ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हर्ट, तो तुमको ये फिगर बनाना है। क्लियर है ना? ये फिगर याद रखना। मैं ये फिगर यहाँ बनाने नहीं जा रहा क्योंकि मुझे जब समझाना होगा तो मैं एक रफ डायग्राम बनाऊंगा और उस रफ डायग्राम में तुम्हें समझा दूंगा। ध्यान से समझना। पीसेस का जब हर्ट देखोगे तो पीसेस के हर्ट में यार एक चीज समझो, ऐसे समझो, हर्ट के अंदर 2 तरह के चेंबर तुमको मिलेंगे। 2 तरह के चेंबर कौन कौन से मिलेंगे? एक मिलेगा एट्रिया और दूसरा मिलेगा वेंट्रिकल। दूसरा क्या मिलेगा? वेंट्रिकल। ठीक है, 2 तरह के चेंबर मिलेंगे, एक आर्टरिया और दूसरा वेंट्रिकल। आर्टरिया जो होता है ये ब्लड को रिसीव करता है। ये क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। ठीक है, और वेंट्रिकुलर से ब्लड जो होता है वो रिलीज होता है। वेंट्रिकुलर से ब्लड क्या होता है? रिलीज होता है। आर्टरिया जो होता है ये अपर पार्ट होता है। ये क्या होता है? अपर पार्ट। और वेंट्रिकुलर जो होता है वो क्या होता है? लोअर पार्ट।
इतनी बात समझ में आ गई। आप सुनो, जो पीसेस के अंदर जब 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है तो उस 2 चेम्बर्ड हार्ट में हार्ट कैसे होता है, एक अपर चेम्बर होगा ऐसे और उसके नीचे एक लोअर चेम्बर होगा ऐसे, ठीक है। ये जो अपर चेम्बर होगा ये एट्रिया या एट्रियम कह लो, और लोअर चेम्बर क्या होगा, वेंट्रिकुलर होगा। इसी से ब्लड ऐसे बॉडी के अंदर जाएगा यहाँ से रिलीज होके, और इसी में इसी इधर से ब्लड क्या होगा, आएगा। क्लियर। अब सुनो ध्यान से, यहां पे मान लो तुम्हारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। पीसेस के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, क्या होता है, गिल्स। तो यहां से क्या होगा, सुनो ध्यान से, यहां से ब्लड ऐसे जाएगा, देखो यहां पे, यहां से ब्लड ऐसे जाएगा और कहां जाएगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक। यहां रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा, और यहां से जो ब्लड निकलेगा उसमें क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कहां जाएगा, अपर आर्टरिया के अंदर। बात समझ में आ गई, कहां जाएगा, आर्टरिया के अंदर। फिर से आर्टरिया से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज होके कहां जाएगा, बोलो, बॉडी टिश्यू में। कहां पे जाएगा, बॉडी टिश्यू। ध्यान से समझो, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी तुमसे लास्ट में पूछा जाएगा। और फिर यहां से वो कलेक्ट होके ब्लड जो होता है ये बॉडी टिश्यू से कुछ ऐसे चला आता है। देखो ध्यान से, मैं बना रहा हूं, ब्लैक कलर से मैं शो करूंगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ग्रीन कलर से शो करूंगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझना यहाँ ध्यान से, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से, या फिर यहाँ ब्लड टिश्यू से स्टार्ट करो। इधर जो ब्लड आ रहा है, इस ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, जो कि कहां पे जा रहा है, टिश्यू के पास। कहां पे जा रहा है, टिश्यू के पास। ये जाएगा और ब्लड टिश्यू को क्या दे देगा, ऑक्सीजन, और ब्लड टिश्यू इसमें क्या डाल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अभी ये ब्लड कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये वर्ड बहुत बार यूज होगा। ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन क्या हो चुका है, निकल चुका है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ब्लड का काम क्या है, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का सप्लाई करना। ब्लड ने बॉडी टिश्यू को O2 सप्लाई कर दिया, और O2 सप्लाई करने के बाद वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर लिया। अब ये ब्लड क्या करेगा, फिर से कहां पहुंचना चाहेगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक। कहां पहुंचना चाहेगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक, जहां पे जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और ऑक्सीजन फिर से ले लेगा, और फिर वो कहां जाएगा, बॉडी टिश्यू तक। ऐसा करने में जो हार्ट का रोल क्या है, हार्ट क्या करता है कि इस जो ब्लड इस वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है उसको पेस प्रोवाइड करता है, उसको फोर्स प्रोवाइड, उसको स्पीड प्रोवाइड करता है। क्योंकि भाई ब्लड अगर यहाँ से फ्लो करते हुए अगर फिर से यहाँ पहुंचे तो हो सकता है उसकी स्पीड क्या हो चुकी हो, एकदम स्लो हो चुकी हो। तो इसलिए जैसे ही बॉडी टिश्यू के अंदर ब्लड जाता है, वहां से आने के बाद कहाँ जाता है, हार्ट के पास। हार्ट उसको पंप करती है, उसको स्पीड प्रोवाइड करती है, फिर वो कहाँ पहुंचता है, लंग्स के पास या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, फिर से ब्लड कहाँ पहुंचता है, हार्ट के पास। 2 चेम्बर्ड हार्ट का डिमेरिट क्या है, यहाँ पे इधर से ब्लड कौन सा आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इधर से कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स से क्या लेके आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दोनों आने के बाद यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं, हार्ट के अंदर मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसमें से आधा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड बॉडी टिश्यू के पास चला गया, आधा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड कहाँ चला गया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास। तो 2 चेम्बर्ड सिस्टम में ये दिक्कत होती है कि जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड सेपरेट फॉर्म में फ्लो नहीं कर पाता। अगर डिमेरिट ऑफ 2 चेम्बर्ड ब्लड हार्ट का पूछे तो वहां पे तुम ये बता सकते हो। क्लियर। अब 3 चेम्बर में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चेंज करेंगे। 3 चेम्बर के अंदर क्या होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट के अंदर जो आर्टरियम का नंबर है वो बढ़ जाता है, और आर्टरियम कितना हो जाता है, 2। आर्टरियम का नंबर कितना हो जाता है, 2। लेकिन वेंट्रिकुलर कितना रहता है, 1। वेंट्रिकुलर सिंगल रहता है। क्लियर, बोलो। यहां पे ये आएगा इधर से, कॉल आ रहा है, कट गया ना, आएगा तो कट कर देगा, ठीक है। ये हार्ट था, यहां से बॉडी टिश्यू से अब जो ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां कहाँ गया, इधर लेफ्ट, ये राइट वाले आर्टरियम में, और इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे गया, लेफ्ट वाले आर्टरियम में। एक चीज और समझ लो, हो सकता है तुमको लेफ्ट राइट समझने में दिक्कत हो। कभी भी जब फिगर पढ़ रहे हो तो लेफ्ट राइट पढ़ने के टाइम पे क्या करना, अपने पीठ के साइड में उस फिगर को रख लेना। अब ये तुम्हारा क्या है,
राइट साइड, तो ये फिगर का क्या हुआ, राइट साइड। ये तुम्हारा क्या है, लेफ्ट साइड। ये फिगर का क्या हुआ, लेफ्ट। लेकिन जब तुम सामने रख के पढ़ोगे तो ये तुम्हारा क्या है, राइट, लेकिन फिगर का क्या है, ये लेफ्ट है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, राइट आर्टरियम, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया, राइट आर्टरियम में, यहाँ से कहाँ गया, वेंट्रिकुलर में, यहाँ से कहाँ गया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, फिर वहाँ से कहाँ गया, बोलो, लेफ्ट आर्टरियम में, फिर कहाँ गया, वेंट्रिकुलर में, वहाँ से फिर कहाँ गया, बॉडी टिश्यू के अंदर। तो ऐसा कंडक्शन होता है। क्लियर है 3 चैम्बर सिस्टम में। अब इसके बाद देखो 4 चैम्बर सिस्टम। ये 4 चैम्बर सिस्टम में हमको यहाँ पे पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए। वहां भी यही डिमेरिट है, मिक्स तो हो ही रहा है वेंट्रिकुलर में जाके, वेंट्रिकुलर में जाके मिक्स तो हो ही रहा है। चलो यहाँ पे अब सिस्टम देखो, 4 चैम्बर सिस्टम के अंदर, 4 चैम्बर सिस्टम के अंदर, यहां देखो ध्यान से, 4 चैम्बर सिस्टम के अंदर देखो, जो ब्लड है 4 चैम्बर सिस्टम के अंदर, ब्लड में क्या हुआ कि, सॉरी, 4 चैम्बर सिस्टम के अंदर 4 चैम्बर है। कितने चैम्बर हैं, 4। ये क्या है हमारा, बोलो कौन सा चैम्बर है, ये राइट आर्टरियम। क्या है, राइट आर्टरियम। ये कौन सा है, लेफ्ट आर्टरियम। ये क्या है, राइट वेंट्रिकुलर। ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, समझो ध्यान से। यहां पे क्या हुआ, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, यहां से पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होके कहां पे आया, राइट वेंट्रिकुलर में। पूरी बॉडी से ब्लड कनेक्ट होके कहां आया, राइट वेंट्रिकुलर में। यहां से कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। कहां पे गया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। और यहां से लेफ्ट वेंट्रिकुलर से ब्लड फ्लो होके कहां पे जाएगा, लंग्स के पास। कहां जाएगा, लंग्स के पास। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे पहुंचेगा, लेफ्ट आर्टरियम में। कहाँ पहुंचेगा, लेफ्ट आर्टरियम में। वहाँ से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, और वहाँ से फिर कहाँ चला जाएगा, बॉडी टिश्यू के अंदर। कहाँ पे चला जाएगा, बॉडी टिश्यू। बात समझ में आ रही। और फिर बॉडी टिश्यू से कलेक्ट होकर कहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे राइट में। तो यहाँ ये सिस्टम आप तुमको देखने को मिलेगा सर्कुलेशन में। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहां से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट के अंदर गया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होके कहां चला गया, बॉडी टिश्यू के अंदर। फिर यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहां पे, राइट आर्टरियम में, फिर कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, और वहां से कहां चला गया, लंग्स के अंदर। कहीं पे भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहा है। तो 4 चैम्बर हार्ट का ये एडवांटेज है कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से सेपरेट होके फ्लो करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये सिस्टम ऑफ हार्ट है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में या कौन से एनिमल में कितने चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई। हार्ट का काम क्या होता है, बॉडी के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड को पेस प्रोवाइड करना, स्पीड प्रोवाइड करना, पेस प्रोवाइड करना, स्पीड प्रोवाइड करना। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो चैम्बर्ड के आधार पे जो हार्ट के टाइप है, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, समझ में आ गया। तीनों का मेरिट एंड डिमेरिट समझ में आ गया। क्लियर है, कहाँ पे होते हैं वो समझ में आ गया। अभी चलो अगले क्लास में हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 4 चैम्बर सिस्टम में हार्ट का रोल। हार्ट के पूरा पढ़ना है हमको, हार्ट यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है कि हार्ट जो होता है वो हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, कौन से हार्ट के अंदर कौन सा सेप्टम प्रेजेंट होता है। तुमसे साउंड सुना होगा लब एंड डब, हार्ट का साउंड सुना है ना, लब एंड डब। ये लब एंड डब साउंड प्रोड्यूस कहाँ से होता है, कैसे होता है, पूरा का पूरा ब्लड फ्लो कैसे करता है, ये सब कुछ हमको अगले क्लास में देखना है। मतलब हम लोग का अगला जो क्लास होगा वो पूरा का पूरा किस पे बेस्ड होगा, हार्ट पे बेस्ड होगा। क्लियर है, चलो ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्लास में जब मिलेंगे तो हार्ट पढ़ के आना एक बार उसको, साइकिल उसका, ठीक है। चलो।